तो पिछले लेक्चर में देखो हम लोगों ने रॉल्स लॉ कर लिया था, फिर हम लोगों ने रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को रिलेट कर दिया था। तो मैं पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसको समझ लो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो है क्या एक्चुअल में, ये एक सोल्यूशन है और यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट ले रहे हैं ए एंड बी। तो ए एंड बी हम लोग लेते हैं एक्चुअल में। तो ए जो है लिक्विड में जो है उसका मोल फ्रैक्शन है एक्स ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, और एक्स बी क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। तो ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड है एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड है एक्स बी, और इसका मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई बी। तो y क्या है एक्चुअल में, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर, और YB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो पहले रॉल्स लॉ क्या था वो लिखते हैं। तो अगर आप A का पार्शियल प्रेशर की बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड। तो लिक्विड में ज्यादा होगा तो वेपर में ज्यादा जाएगा, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का मतलब ये है कि आपने अगर सिर्फ ए लिया होता तो वो जो प्रेशर होता, मतलब वो जो भी होता वो सिर्फ किसकी वजह से होता, ए की वजह से। तो अगर प्योर ए लेते तो क्या होता, वो होता है पी ए नॉट। तो पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो पी ए नॉट क्या है, प्योर ए का वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग लिखना चाहो तो एक बार लिख लो। पी ए क्या है, पी ए इज पार्शियल प्रेशर। मैं एक बार और लिख देता हूं पहले इसको, पी बी एक्स बी पी बी नॉट। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं, क्या है इसमें, वेयर पी ए एंड पी बी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। ठीक, ये हो गया। इसके साथ के साथ हमने लिख लिया था इसमें कि भाई जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ये आपका रॉल्स लॉ था, ये रॉल्स लॉ था, ये रॉल्स लॉ था, दोनों को मिला दिए टोटल प्रेशर आ गया। ठीक है, अब देखो डाल्टन्स लॉ क्या होता है। तो डाल्टन्स लॉ में क्या होता था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता था मोल फ्रैक्शन इन वेपर, हमें सिर्फ गैस से मतलब होता था, इनटू क्या होता है टोटल प्रेशर। तो पी ए क्या होता है, वाई ए इंटू पी टोटल, और पी बी क्या होता है, वाई बी इंटू पी टोटल। ये आपके पास होता था। बाकी हम लोगों ने इनको सबको रिलेट करके कुछ और फॉर्मूले भी बनाए थे। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला यही होता है, और आप चाहो तो इसको इससे रिलेट कर दो, इसको इससे रिलेट कर दो। ठीक है, तो ये आपका होता है रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ठीक, ये आपके पास हो गया ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो लिखते हैं पहला बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल, $78 ग्राम बेंजीन मिक्स्ड विथ 46 ग्राम टोल्यून एट 323 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है। इफ वीपी, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कर लेना। क्या कह रहा है, 78 ग्राम बेंजीन मिक्स्ड विथ 46 ग्राम टॉलिन एट 323 केल्विन if vapor pressure of pure benzene and toluene are 400 and 300 mm of Hg फाइंड करना है। देखो ये जो चैप्टर आपको मैं बताऊँ लिक्विड सोल्यूशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री के वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में काउंट होता है। मतलब अगर मैं 4-5 इजी वाले चैप्टर का नाम दूं तो उसमें ये भी एक आता है। इस चैप्टर में क्या है कि आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल घुमा फिरा के नहीं आएंगे, सिंपल से कुछ फॉर्मूले उस पर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आएगा। तो आप लोग ये मतलब ये चैप्टर अगर अच्छे से करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मीन्स कि बहुत ज़्यादा सिंपल और अच्छा चैप्टर है। मतलब आपको इसमें गलत होने के चांस काफ़ी कम है और आप ज़्यादा चांस है कि आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल एग्जाम में सही कर दोगे। तो इसको आप सबने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये जो न्यूमेरिकल है, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे जेईई मेन, नीट या फिर सीईटी, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बहुत सिंपल से देखो ये न्यूमेरिकल है, बेंजीन एंड सेकेंड इज टॉलिन C6H5CH3। तो न्यूमेरिकल में इसके मास गिवन है, मास क्या गिवन है 78 ग्राम एंड 46 ग्राम। हम लोगों को मास से कोई मतलब नहीं, हम लोगों को तो मेनली फोकस होता है मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन को निकालने के पहले मोल निकालना होगा। दिस इज 1 मोल। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, डिवाइड करना आ जाएगा। टॉलिन का मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है, इसको करोगे हाफ मोल। तो हम लोगों का अब निकलेगा इससे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसका मोल फ्रैक्शन 2/3, इसका मोल फ्रैक्शन 1/3। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। तो एक बार मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो क्या होगा, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है 2/3। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 2/3 इंटू क्या होता है, इंटू होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो वो न्यूमेरिकल में कितना गिवन है 400। सो बेंजीन की वैल्यू 800/3 mm of Hg। ऐसे हम लोग पी वही टॉलिन को लिख लेते हैं। तो टॉलिन का क्या होगा 1/3 और कितना उसका वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर है 300। सो दिस इज 100 mm of Hg। ठीक है, दोनों का हो गया। अगर आप टोटल ऐड करने की बात करो पी टोटल, तो देखो टोटल जो होता है वो दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम ही होता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। सो 800/3 प्लस 100, सो दिस इज 1100/3। तो ये टोटल प्रेशर हो गया। प्लस पूछा क्या है मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, तो पता ही होता क्या होता है। जैसे अगर आप बेंजीन की बात करो, मैं बेंजीन के लिए देखो दिखा देता हूं। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर स्टेट इनटू टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर होगा, साथ में लिक्विड में इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा और प्योर बेंजीन का आपका वेपर प्रेशर। तो क्या होता था वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन, वेपर स्टेट मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और फिर आपके पास ये होता है एक्स जो होगा वो होगा लिक्विड स्टेट में, एक्चुअल में, और लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर। तो देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है, y हमें कैलकुलेट करना है एंड टोटल प्रेशर इज 1100/3। वेपर स्टेट में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अच्छा वो है 2/3, तो दैट इज 2/3। और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना गिवन था न्यूमेरिकल में 400। सो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सो y इज 8/11, तो वो 8/11। तो अगर आप देखोगे तो 8/11 जो होता है वो 2/3 से जाता है। क्यों, देखो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो बेंजीन ज़्यादा वोलाटाइल था, तो बेंजीन क्या होगा वेपर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, तो बेंजीन ज़्यादा जाएगा वो। तो इसलिए क्या होगा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा, जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो उसका अमाउंट ध्यान रखना है इंक्रीज होता रहता है। तो इसलिए देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जो दूसरा वाला होगा उसका जो अमाउंट होगा वो आपका ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये
कि बेंजीन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा और दूसरे वाले का अमाउंट कम हो जाएगा। ये जो लॉजिक एक्चुअल में है, यही लॉजिक यूज होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में सेम यही लॉजिक चलता है। वैसे मैं उसके बारे में आगे चल के चैप्टर जब खत्म होगा थोड़ा सा लिखवा दूंगा। एज सच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो इसी मतलब वर्क पे एक्चुअल में वर्क करता है, मतलब इसी लॉजिक पे वर्क करता है। देखो होता क्या है एक्चुअल में, अगर दो लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत हाई, जैसे मान लो 50 डिग्री 100 डिग्री, तो वो इजीली हीट करने पे सेपरेट हो जाएंगे। उनके लिए सिंपल डिस्टिलेशन पे बहुत होता है। मतलब अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 50 डिग्री है मान लो, तो क्या होगा उनका वही कि वेपर प्रेशर भी काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो आप जब हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तुरंत वेपर फॉर्म में चला जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत हाई होता है तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं आपको उनको सेपरेट करने के लिए। पर अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस सपोज करो कम हो गया, जैसे मतलब 10 डिग्री हो गया और हमें दो लिक्विड को सेपरेट करना है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो होता क्या, आप ऐसा समझो कि दो लिक्विड सपोज करते हैं बेंजीन और टॉलिन, मान लेते यही दोनों है। दोनों पहले वाले में क्या है आपके पास, देखो समझो, दोनों पहले वाले में क्या है 50-50%। सपोज करते हैं बेंजीन और टॉलिन दोनों 50-50% है, पर बेंजीन का मास कम होता है तो बेंजीन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा, वेपर में ज़्यादा जाएगा। तो आप जब सोल्यूशन फॉर्म करोगे तो बेंजीन सोल्यूशन में ज़्यादा जाएगा और टॉलिन क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, तो मान लेते पहले 50-50% थे, पर वेपर स्टेट में हो सकता है बेंजीन 60% हो जाए और टॉलिन कितना हो जाए 40%, मतलब बेंजीन का अमाउंट बढ़ जाए टॉलिन का अमाउंट कम हो जाए। अब इसके बाद देखो क्या होता है, वेपर में जो होता है, वेपर में बेंजीन ज़्यादा है टॉलिन कम है, तो वेपर को क्या करता है हम लोग सेपरेट, मतलब जैसे हमारा लिक्विड है भाई उसके ऊपर वेपर बना हुआ, तो हमने वेपर को निकाल लिया। हम लोग वेपर को निकाल लेते हैं और उसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस करेंगे मतलब वेपर को निकाला फिर उसको कंडेंस किया। जब इसको कंडेंस करते हैं तो वो जो लिक्विड का जो फ्रैक्शन था अब वो अगले वाले लिक्विड का फ्रैक्शन है। देखो मैं फिर समझाता हूँ क्या लॉजिक है। ये लिक्विड था और यहाँ पे वेपर था, तो वेपर में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया और क्या है कि वह टॉलिन का कम हो गया। अब देखो ये जो है वेपर, हमने इसको निकाल के एक दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर लिया, मतलब वो जो भी होगा उसको कंडेंस कर लिया। तो देखो बेंजीन मान लेते हैं यहाँ पे वही 50-50% था, 0.5 था, 0.5 था, और बेंजीन यहाँ 0.6 था, दूसरा वाला 0.4 था। ठीक है, तो हमने क्या किया एक्चुअल में, इसको निकाल के यहाँ पे कंडेंस कर लिया। तो यहाँ पे लिक्विड में बेंजीन ज्यादा हो गया भाई, वो वेपर वाला है तो लिक्विड बन गया है, और टॉलिन क्या हो गया है 0.4। अब देखो लिक्विड में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है, बेंजीन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, तो अब जो वेपर बनेगा उसमें बेंजीन का अमाउंट और बढ़ जाएगा और टॉलिन और कम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया एक्चुअल में, जो वेपर जो जाता है उसको कंडेंस कर लेते हैं, तो इस वेपर का मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन में आ जाता है। अब जिसका अमाउंट लिक्विड में ज्यादा है वो ऑब्वियस वेपर में ज्यादा जाएगा, तो फिर क्या होगा, वेपर में क्या होगा, बेंजीन का अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इसको हम लोग फिर से कंडेंस कर लेते हैं तो फिर और अमाउंट बढ़ता जाता है। ऐसा करते रहते हैं, और जब कोई एक कंपोनेंट 90 या 95% के ऊपर हो जाता है तो हम लोग रोक देते हैं। देखो 100% प्योर मिलना तो एक्चुअल में इम्पॉसिबल टाइप होता है, पर अगर हमको 90% चाहिए तो 90% पे ले जाकर रोक देंगे, मतलब ऐसा बार बार करते रहते हैं। फाइनली हमको कोई ना कोई तो वेपर मिलेगा ना, चाहे बेंजीन भाई 90% से ज़्यादा होगा तो वहीं पर रोक देंगे। अगर हमको 95-98% चाहिए तो हम लोग फिर वहाँ पे ले जाकर रोकेंगे, मतलब ऐसा करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वही होता है, वेपर बनता है कंडेंस करता है, वेपर बनता है कंडेंस करवाते हैं, वेपर बनता है कंडेंस करवाते हैं। ऐसा कम से कम 5-6 बार किया जाता है, तब जाके वो हम लोग उनको क्या होता है कि एक को ज़्यादा मिलता है और एक को कम मिलता है। तो ये लॉजिक यूज होता है किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये लॉजिक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के क्या है बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
जब बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वेपर में क्या होगा, वेपर में दोनों मिलेंगे। कौन, मतलब ए और बी या बेंजीन और टॉलिन दोनों मिलेंगे। जब वेपर में दोनों मिलेंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए ये दिक्कतें होती है एक्चुअल में। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, तब तो सिंपल हीट करो, एक ही वेपर में जाएगा। मान लो कि जैसे मान लो अगर आपके पास होता बेंजीन और मान लेते आपके पास कोई दूसरा छोटा लिक्विड ले लो जिसका मास का हमें सपोज करते हैं, मान लेते हैं आपके पास क्या लोगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास CCl4 लेते, मान लेते CCl4 है और मान लेते बेंजीन, ठीक है, दोनों नॉन पोलर मिक्स हो जाएंगे। हो सकता है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो और CCl4 का हो सकता है शायद 200 डिग्री, मान लेते 200 डिग्री। तो बहुत अलग अलग हीट करोगे, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो जब आप 120 पे जाओगे तो सिर्फ बेंजीन जाएगा वेपर में, पता चला बेंजीन काफी आ गया, CCl4 नहीं आया, तो बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगा। दिक्कत है तब जब दोनों जाएगा वेपर में, तो उसको हम लोग फिर कंडेंस करते हैं फिर आगे उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि लिक्विड जब वेपर में जाता है, लिक्विड जब वेपर में जाएगा तो लिक्विड का कंपोजिशन भी बदल जाएगा। आपको जो कंपोजिशन जो होता है वो स्टार्टिंग का रहता है पर बाद में वो बदल जाएगा। आराम सोचो, देखो बेंजीन और टॉलिन 50-50% थे, 50% बेंजीन 50% टॉलिन। अगर बेंजीन वेपर में ज्यादा हो गया, अगर बेंजीन वेपर में ज्यादा हो गया तो इसका ये मतलब भी तो है कि भाई लिक्विड में कम हो गया। अरे दोनों इक्वल थे, 50-50% थे, मतलब जितना बेंजीन का मोल उतना टॉलिन का मोल। अगर बेंजीन वेपर में ज्यादा चला गया और टॉलिन कम गया तो इसका ये मतलब भी तो है कि लिक्विड में टॉलिन ज्यादा हो गया और बेंजीन कम हो गया। समझ में आ रहा होगा ना ये। तो आप जब एक को वेपर में निकालते रहते हो तो दूसरा वाला वेपर, मतलब एक को आप जब वेपर में बढ़ाते रहते हो दूसरा वाला लिक्विड में बढ़ता है। अगर बेंजीन वेपर में ज्यादा हो गया तो टॉलिन लिक्विड में ज्यादा हो गया, तो ऐसे ऐसे करके दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। वेपर चेंज हुआ तो भाई लिक्विड भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, लिक्विड से तो वेपर निकलता है वो। तो चलो इस लॉजिक पे हम लोग एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं। Vapors formed above solution is condensed, मतलब कंडेंस क्या,
ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं क्या हो रहा है। बोल रहा है कि 2 मोल साइक्लोहेक्सेन इज मिक्स्ड विथ 5 मोल बेंजीन, वेपर्स फॉर्म्ड अबव सॉल्यूशन इज कंडेंस्ड in separate vessel, find mole fraction of cyclohexane and benzene in vapor state above second solution। पहले बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन को लेंगे, वेपर बनेंगे, कंडेंस कर लेंगे, फिर वेपर बनेगा। फिर वेपर बनेगा तो उसके लिए ये आपको बताना है कि सेकंड वाले वेपर स्टेट का क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलेंगे, और ये पता होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, वेपर प्रेशर को चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको देखो फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें है नहीं, फटाफट देखो। सॉल्यूशन 1, तो मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। बेंजीन 5/7 है, बेंजीन 5 ही दिया था शायद, मैं एक्चुअल में शायद भूल गया हो, तो अब वैल्यू देख लेना। बेंजीन को मैं 5 मोल मान के चल रहा हूँ, और साइक्लोहेक्सेन और 2/7 लिक्विड वाला है। तो टोटल प्रेशर निकालते हैं सीधा सीधा, 5/7, ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर कितना दिया था प्योर बेंजीन का, 500। ये 2/7, अरे एक्स पी टोटल क्या होता है, एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, वही कर रहे हैं। तो 2/7, और ये कितना दिया था, 700। दिस इज 2500। ठीक है, ये आ गया। अब ये पी टोटल आ गया, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ऐसा पहले करते हैं, मान लेते हैं बेंजीन के लिए। फॉर्मूला y इंटू पी टोटल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। दिस इज 25/39। देखो बेंजीन का आ गया, तो साइक्लोहेक्सेन का कैसे आएगा भाई, दोनों का समेशन 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो इसको बेंजीन कर देते हैं, बेंजीन के लिए आया, तो फिर साइक्लोहेक्सेन के लिए CH, साइक्लोहेक्सेन के लिए क्या होगा, इसको 1 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, ये जो वेपर में जो था इसको कंडेंस किया, इस वेपर वाले को भाई कंडेंस किया, तो ये जो वेपर के फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है वो अगले वाले लिक्विड का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम दोनों को क्या क्या कंडेंस। तो ये जो हमने सॉल्व किया इसको एक बार और रिपीट करना है, तो क्या हो जाएगा, रिपीट करना है इसको वही लिक्विड के लिए, मतलब नए सेकंड सोल्यूशन के लिए कर भाई, कंडेंस हो गया ना ये, तो लिक्विड के लिए इसको दोबारा आपको रिपीट करना है पूरा। ये लिक्विड का आ गया, मतलब अब फिर से वेपर के लिए कर लेते हैं। तो कुछ टोटल प्रेशर आ गया ये, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। दिस इज 12500 प्लस क्या होगा 14, कितना होगा 14 इंटू 7 98 होता है ना ये, यही होगा मेरे हिसाब से। 14 इंटू 7 98 ही तो होता है ये।
मेरे हिसाब से यही आएगा बाई 39। तो को पी टोटल आ गया। अब जैसे हमारे तो बेंजीन के लिए करना है, तो क्या होगा, अब सेकेंड वाले में उसका मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर, तो और फिर मतलब क्या होगा लिक्विड वाला, मतलब मोल फ्रैक्शन ये हो गया था 25/39, और प्योर बेंजीन का प्रेशर, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सो y विल बी 125, दिस इज 125/223। ये बेंजीन के लिए आ गया, ठीक है। तो अगर आपको साइक्लोहेक्सेन चाहिए तो 1 में से माइनस करना, माइनस कर देना, सो दिस विल बी, माइनस करोगे तो कितना आएगा 98/223। तो आप अगर गौर करो तो साइक्लोहेक्सेन का अमाउंट देखो, अगर आप ध्यान दो इसमें, तो अगर आप ध्यान दो तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसका अमाउंट क्या लगातार बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, मतलब साइक्लोहेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो साइक्लोहेक्सेन का ध्यान दोगे तो अमाउंट लगातार बढ़ रहा है। देखो पहले तो 2/7 था, उससे ज़्यादा हुआ ये, उससे ज़्यादा हुआ वो, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो जिसका देखो वेपर प्रेशर ज़्यादा है लगातार इंक्रीज कर रहा है। पहले हमने लिक्विड वाले से वेपर निकाला, फिर वेपर वाले को कंडेंस किया और वेपर को कर लिया लिक्विड, और फिर लिक्विड वाले से निकाला वेपर वाला, मतलब आपको 2 बार ये चीज़ रिपीट करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गया होगा ये। तो इस पे क्या है कि कई ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो आपके बुकलेट में दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली बन जाएगा। इवन अगर आप कोई बुक लगाते हो, सपोज करो जेईई मेन या नीट का, तो वो तो मतलब आपको सारे के सारे बन जाएंगे। एक हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, डिफ़िकल्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आपके बुकलेट में नहीं दिया है, पर ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकता है एक्चुअल में। तो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन is composed of 1 mole benzene and 1 mole toluene if pressure over the mixture is reduced, if pressure above the mixture is reduced at constant temperature, if pressure above the mixture is reduced at constant temperature, at what pressure does the first bubble will form? At what pressure does the first bubble will फॉर्म? देखो बबल का मतलब यहाँ पे गैस, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत एक्चुअल बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। तो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल, मतलब जो उड़ेगा उसमें किसका कितना कंपोजिशन में किसका कितना मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब किसका बेंजीन का टॉलिन का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा। थर्ड लिखते हैं इसमें, इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। तो आपको बताना है कि कब उसका लास्ट ट्रेस जो होगा डिसअपियर होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं इस वाले पार्ट को, इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर
एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ डज द मतलब वही एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट था, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो कंपोजिशन बताना है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और ये किसका बताना है, फर्स्ट ड्रॉप को। ठीक है, और इसमें एक पार्ट अभी और है भाई, तो इसमें लास्ट पार्ट करते हैं। व्हाट विल बी प्रेशर कॉमा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर। मैं रिपीट करता हूं, क्या बोला, व्हाट विल बी प्रेशर कॉमा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर when 1 mole of mixture has been vaporized। मतलब कि 1 मोल मिक्सर उड़ गया है, मतलब 1 मोल उड़ गया, 1 मोल बच गया है। अरे 2 मोल थे ना सर में, 1 मोल बेंजीन था, 1 मोल टॉलिन था, 2 मोल थे, 1 मोल उड़ गया, 1 मोल बच गया। तो व्हाट विल बी प्रेशर बताना है, मतलब प्रेशर बताना है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर व्हेन 1 मोल इज वेपराइज्ड। ठीक है, और आपको प्योर वही टॉलिन का वेपर प्रेशर गिवन है 40 mm और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन 100 mm। ठीक है, दे रखा है जिस भी कंडीशन में हम लोग कर रहे हैं उस कंडीशन पे। तो देखो अब इसको पहले समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करने के पहले। देखो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका कोई भी एक पार्ट एक्चुअल में किसी भी एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली जे एडवांस और जे मेन में आ सकता है। जे मेन में ऐसा एक्चुअल में आने के चांसेस कम है। जे मेन में क्या होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम कम होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जे मेन एंड एज कम्पेयर टू जे एडवांस। तो जे मेन से भी कंपेयर करोगे तो नीट में उससे आधे से भी कम टाइम होता है। जे मेन में आप 25 क्वेश्चन करते हो, केमिस्ट्री का 1 घंटे टाइम है ऑफिशियली, और उसमें क्या है कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चन। तो आप समझो अगर आप एक क्वेश्चन का टाइम निकालोगे तो आपको जेई मेन में क्या होता है, नीट के डबल से भी ज़्यादा टाइम मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि नीट में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर आने को तो कहीं पे भी आ सकता है। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आपको कभी कोई लिक्विड, मान लो कभी कोई लिक्विड अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो 2 तरीके होते हैं, या तो हीट करो, अगर आप हीट करोगे तब भी क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दूसरा आपको मैंने पहले बताया भी इसी चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में कि अगर आप बाहर का प्रेशर कम करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। मतलब कि अगर आप सपोज करो कि अगर आप बाहर का प्रेशर अगर डिक्रीज करते हो तो लिक्विड क्या होता है, ऑटोमेटिक वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के देखो 2 तरीके, या तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या फिर प्रेशर को घटाओ। टेम्परेचर को इसमें कांस्टेंट रखा गया है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि वेपर प्रेशर हम चाह रहे हैं कि वो चेंज ना हो, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के अलावा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। वो किसी मॉलिक्यूल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो बाहर के प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के पीछे रीजन है कि ये दोनों वैल्यू चेंज ना। अब हो क्या रहा है, आप समझो कि अरे मान लो कंटेनर है भाई, पिस्टन मूविंग कंटेनर, मान लो यहाँ लिक्विड भरा है, ये कंटेनर है, इसको मैं खींच रहा हूँ, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, अंदर का प्रेशर आपका रिड्यूस होगा। जब अंदर का प्रेशर रिड्यूस होगा तो जो लिक्विड होगा वो धीरे धीरे वेपर में बनता जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे ये। तो देखो अब हो क्या रहा था, हम लोग पहले जो कर रहे थे ना रॉल्स लॉ की, जो पहला मतलब रॉल्स लॉ क्या करते थे ना कि लिक्विड जो वेपर फॉर्म में गया, मतलब लिक्विड जो वेपर फॉर्म में गया वो एक्चुअल में वो यही होता था कि जब फर्स्ट बबल बनता था, मतलब हम लोग देखो ऐसा होता है कि वो जो रॉल्स लॉ से जो करते थे पी टोटल एक्चुअल में, अरे निकालते थे ना पी टोटल आपका वही टोटल प्रेशर, तो वो वही होता था जब पहला आपका मतलब हुआ क्या, मतलब आपने इसको खींचा प्रेशर कम हो रहा, प्रेशर कम, अभी लिक्विड वेपर फॉर्म में नहीं गया, तो एक प्रेशर आने पे क्या होगा कि लिक्विड वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट होगा। तो वो जो लिक्विड जब वेपर फॉर्म में जाता है, वो लिक्विड जब वेपर फॉर्म में जाएगा तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, 2 फैक्टर पे। पहला जो लिक्विड में जो कंपोजिशन था उस पर डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के खुद के वेपर प्रेशर पे। तो वो जो रॉल्स लॉ में जो करते थे वो यही था एक्चुअल में। तो जो फर्स्ट जो निकलेगा, मतलब फर्स्ट बबल विल फॉर्म,
तो वो तो उसी तरीके से निकल आएगा। कैसे? तो पहले बताना है फाइंड द प्रेशर व्हेन, शायद वही है, फाइंड द प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल विल फॉर्म। तो प्रेशर क्या होगा? देखो फटाफट, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूं। बेंजीन 1 मोल है, और जो टॉलिन है वो भी 1 मोल है। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ। भाई मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ होगा, ठीक है। तो जब पहला जब बबल बनेगा तो जो पी टोटल होगा तो वो क्या होगा? हाफ। अरे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हाफ और उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 100। और टॉलिन का हाफ, उसका वेपर प्रेशर 40। अरे वो मोल दिया है भाई, मोल दिया है, मोल फ्रैक्शन में लिख देता, हो सकता नहीं तो किसी को समझ में भी ना आए क्या कर दिया सर ने। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हाफ है और टॉलिन का भी मोल फ्रैक्शन, दोनों हाफ, हाफ एंड हाफ। मोल फ्रैक्शन इज हाफ एंड हाफ। रखो, सॉल्व करो। 70 mm ऑफ Hg, ठीक है। मतलब देखो, जब ये मतलब रॉल्स लॉ के हिसाब से हमने किया, और जब ये कंपोजिशन जब आया, मतलब ये जब वेपर आया, प्रेशर आएगा, तब क्या होगा? लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, जब बाहर का प्रेशर डिसाइड हो गया है, तब भाई जो कंपोजिशन है वेपर वाला, मतलब एक्चुअल में है क्या? बबल का मतलब पहला, मतलब वो देखो, जब आप लिक्विड को जब आप प्रेशर कम करोगे तो पहला लिक्विड जब उड़ के जाएगा उसका कंपोजिशन पूछा है। तो उसका कंपोजिशन देखो, अब देखो ऐसा होगा कि वेपर में जो जाते हैं सबका कंपोजिशन सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो हम लोग इसको भी निकालने के लिए रॉल्स लॉ का यूज करेंगे। कैसे? अरे भाई सेम भाई वाई वाला ही। तो इसमें क्या होगा? मतलब कि हम लोग देखते हैं बेंजीन कितना कंपोजिशन का, मतलब यहाँ पे मेनली कंपोजिशन का, यहाँ मेनली मतलब मोल फ्रैक्शन, किसका कितना मोल फ्रैक्शन है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो देखो क्या होगा, सेम वाई और वाई भी निकालो फटाफट। तो बेंजीन के लिए टोटल प्रेशर 70, मोल फ्रैक्शन लिक्विड वाला भाई हाफ होता है, और टोटल प्रेशर वही, अरे बेंजीन के लिए कर रही है, बेंजीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर किससे मल्टीप्लाई होगा? आपका टोटल प्रेशर, अरे y इंटू पी टोटल, फिर क्या होगा? लिक्विड वाले का मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर प्रेशर। अरे यही होता ना, रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिला दिया, रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिला दिया। सो वाई बी विल बी 5/7, ठीक है। अगर बेंजीन ये है तो टॉलिन ऑब्वियस है कि 2/7 होगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अरे दोनों का समेशन बाई 1 होता है, ठीक है। यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो फटाफट। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है, अब इसको समझते हैं क्या गया। देखो, अगर आपने 1 मोल बेंजीन लिया, 1 मोल टॉलिन लिया, अगर एक ड्रॉपलेट अगर वेपर का निकलता है तो एक ड्रॉपलेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई 1 मोल ठीक ठाक अमाउंट है, मतलब 92 ग्राम और 78 ग्राम है, मतलब 78 ग्राम बेंजीन और 92 ग्राम। अब एक ड्रॉपलेट का मास तो 1 मिलीग्राम होगा नियरली, तो एक ड्रॉपलेट के उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। तो जब एक ड्रॉपलेट जब उड़ के एक्शन में जाता भी है तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और जब काफ़ी चला जाएगा तब कंपोजिशन में चेंज आने लगता है। अब यहाँ पे समझो कि बताना है कि ट्रेस, मतलब वही आपको बताना है प्रेशर, वही कि जब आपका लास्ट ट्रेस डिसअपियर होगा। आप समझो क्या है कि एक कंटेनर था, एक्सपैंड कर रहे, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद पहला लिक्विड वेपर फॉर्म में गया, फिर से डिक्रीज कर रहे यहाँ तक आ गए, तो हमने देखा कि सारा का सारा लिक्विड वेपर में चला गया, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि किस प्रेशर पे, मतलब किस प्रेशर पे क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड जो होगा वेपर फॉर्म में जाएगा। तो इसको देखो करने का लॉजिक क्या है कि अच्छा जो लिक्विड जो था इसका मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ था,
लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हाफ और हाफ था। अगर ये लिक्विड वेपर फॉर्म में चला गया, अगर ये लिक्विड वेपर फॉर्म में चला गया तो वेपर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हाफ और हाफ होना चाहिए। आराम से सोचो, अगर ये लिक्विड, देखो हम लोग वही खींच रहे हैं तो लिक्विड क्या होगा, कन्वर्ट हो रहा है, तो पता है लास्ट स्टेज मतलब एक ही बस बूंद बचा है, तो मतलब कि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सारा का सारा जो लिक्विड है वो कहाँ चलेगा, वेपर फॉर्म में। ठीक है, सारा का सारा लिक्विड कहाँ चलेगा, वेपर फॉर्म में। तो लास्ट स्टेज अब आप बोलोगे तो लास्ट स्टेज का मतलब ये होगा कि अब आपके पास देखो ऐसा है कि ये जो डायग्राम आप समझो कि एक बूंद बचा है, बाकी सब वेपर में आ गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब वेपर वाला बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हाफ है, वेपर वाले बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हाफ है, और अब वेपर वाले टॉलिन का मोल फ्रैक्शन हाफ है। भाई पूरा तो वेपर फॉर्म में चला गया है ना ये। तो अब वेपर वाले का क्या है, आपके पास हाफ और हाफ। अब क्वेश्चन आता है कि टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, इसीलिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था। आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला था, अरे एक था ना फॉर्मूला, अरे ये था ना, ये 1/P टोटल इक्वल टू वाई है बाई PB नॉट, PA नॉट प्लस YB बाई PB नॉट। आप बोलोगे हाँ देखो देखो देखो, मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट में ही लिखवाया था, तो मुझे पता था कि ऐसे किसी जगह पे मतलब इन सब जगहों पे इसका यूज पड़ता है, अदरवाइज इस फॉर्मूले का मेरे लिखवाने का कोई पर्पस नहीं था। ये फॉर्मूला आप अभी डिराइव कर भी सकते हो, मतलब मैंने कहा भी था, देखो इसमें कुछ था नहीं, x से प्लस xb का सम 1 होता है। आप डिराइव कर भी सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, पर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस कुछ बेसिक फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था 1/P टोटल, ऐसा ऐसा होता है, आप देखना चाहो देख लो। अब देखो हमें क्या पता चल क्या चुका है, देखो भाई प्रेशर कम कर रहे थे, लिक्विड सारा वेपर में चला गया है, तो अब जो लिक्विड का कंपोजिशन था वेपर का हो गया, हाफ मोल हाफ मोल। अब यहाँ रखते हैं आपका भाई, तो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, अब इसका आ गया है समय निकालने का। तो क्या होगा, हाफ और भाई, अरे हाफ और वेपर प्रेशर तो भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो तो कांस्टेंट होता है, तो वो तो चेंज होता ही नहीं है। एक की वैल्यू 40 और एक की वैल्यू 70, ठीक है ये। तो ये क्या होगा 1/80 प्लस 140, ठीक है ये। तो क्या होगा 1/PT विल बी कितना होगा, ये कॉमन क्या आएगा, कितना ले 2 बाहर निकाल लेते हैं, 7 और 4 28, ये 28 से नहीं होगा, 56 मेरे हिसाब से, तो 560, अरे भाई 560 होगा, तो 80 इंटू 560 क्या होगा 7, अरे इतना तो कैलकुलेशन आपको भी आता होगा, प्लस 4, मेरे हिसाब सही हो रहा है इसमें। एक मिनट जा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग कर ही लेना इसको। तो मेरे हिसाब से यह 11/560, या फिर P टोटल कितना आपके पास आएगा, P टोटल विल बी 560/11, ठीक है, जो मेरे हिसाब से 70 से कम आएगा। अरे खींच रहे हैं ना, प्रेशर कम हो रहा है, मैं इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ एक्चुअल में। और 50.9 आ रहा है एक्चुअल में ये कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना ये।
क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में जो आंसर है वो 57 दिया हुआ है। ओ हाँ 57 दिया, तो वही मैं सोचा कि कुछ इसमें मिस्टेक हो गया इसमें, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो 57 दिया हुआ है। भाई ये 100 था ना, ये 100 था, तो क्या गलत करवा दिया आप लोगों ने। ये 100 था, मुझे ऐसा फीलिंग आ भी रहा था कि मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत किया है, तो ये 200 है। ठीक है, और कितना लेंगे इसको, 800, और इधर कितना जाएगा आपके पास 10, कितना जाएगा 4, दिस इज फिर पी टोटल क्या होगा 800/40, तो ये शायद 57 के आसपास आएगा। आप देखना 57 के आसपास, 57 पॉइंट समथिंग, मतलब 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 57.1 शायद है, 57 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर देखो, प्रेशर पहले 70 था, रिड्यूस करे तो ये कंफर्म था कि 70 से कम आएगा, 70 से कम आएगा, तो 57 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ये। ठीक है, अब समझो, देखो बाहर का प्रेशर हमने क्या लिया है 57, मैं इसको बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये क्या है। ये 57.14, ठीक है, इसका वैल्यू होगा। तो हमको भाई बाहर का प्रेशर पता चल गया। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अब रिवर्स हो गया, रिवर्स। थोड़ी देर पहले लिक्विड हाफ मोल था, लिक्विड हाफ मोल था, वेपर का हमने कंपोजिशन निकाला, अब रिवर्स हो गया, वेपर हाफ मोल हो गया, लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, तो हमको लेकिन उस समय का भी बाहर का प्रेशर मिल चुका है। ठीक है, बाहर का प्रेशर मिल चुका है, तो अब देखो क्या है कि हमको बाहर का प्रेशर पता चल गया 57.14। भाई रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को रिलेट करो तो क्या होता है, अरे वो फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो बेंजीन के लिए करते हैं, तो देखो क्या होगा, y इंटू पी टोटल और x इंटू पी, अरे भाई पी ए नॉट, वही पी नॉट होता है बेंजीन वाला, पी बी नॉट कर लो बेंजीन के लिए। वेपर में ही हाफ मोल है, और देखो ये जो टोटल प्रेशर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कह लेते हैं 400/7, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा 400/7, अरे वही आया था 400/7 ही होता है 57.14। ठीक है, लिक्विड वाला x निकालना है, और देखो प्योर बेंजीन तो 100 है, ये तो बदल ही नहीं रहा है, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या आएगा 4/14 या 2/7 ऐसा। हाँ भाई वही आएगा, मतलब कि पहले जो लिक्विड का कंपोजिशन था अब वो वेपर का कंपोजिशन हो गया, और पहले जो वेपर का कंपोजिशन था वो लिक्विड का कंपोजिशन हो गया। पर दिक्कत ये है, बेंजीन ज़्यादा वोलेटाइल था, तो पहले बेंजीन वेपर में ज़्यादा था, और अब क्या है कि वही जब आप वही करोगे बेंजीन ज़्यादा वोलेटाइल है तो लिक्विड में बेंजीन कम होगा, तो बेंजीन 2/7 और जो टॉलिन जो होगा वो ऑटोमेटिक 5/7। ठीक है, तो वो 2/7 और 5/7 ही आएगा, पर क्योंकि बेंजीन ज़्यादा वोलेटाइल है तो बेंजीन ज़्यादा उड़ गया, लिक्विड में कम बचेगा, और टॉलिन का ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 पार्ट। अरे अभी भाई एक पार्ट बचा है, पिक्चर अभी बाकी है। ये लास्ट वाला पार्ट, ये सिर्फ लास्ट वाला पार्ट ही जे एडवांस में आ रखा है। जे एडवांस में सिर्फ लास्ट वाला है कि बोला 1 मोल लिया है, 1 मोल वेपराइज हो गया, तो बताओ क्या है आपका वही मोल फ्रैक्शन दोनों में किसका क्या, मतलब 1 मोल बेंजीन 1 मोल टॉलिन लिया, 1 मोल बोला उड़ गया, तो बताना है कि लिक्विड और वेपर में क्या है कंपोजिशन। इतना क्वेश्चन जे एडवांस में आ रखा है, तो ये एक पार्ट अपने आप में इनफ है, ये सफिशिएंट है एग्जाम में आने के लिए भी। इसको समझते ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है ये। तो इसके अंदर है बेंजीन, अरे भाई बेंजीन टॉलिन है, ये पता ही आपको होगा। ठीक है, कुछ लिक्विड में है कुछ वेपर में। ठीक है, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या क्या है, बेंजीन और टॉलिन। मोल की बात करते हैं
तो भाई बेंजीन 1 मोल दिया था, और टॉलिन भी 1 मोल दिया था। अच्छा 2 मोल थे, 2 मोल में से 1 मोल उड़ गया, 1 मोल बचा, 1 मोल उड़ गया, 1 मोल बचा। अब 1 ही मोल बचा है ना ये, तो अगर मोल फ्रैक्शन, अरे एक लिक्विड में तो 1 ही मोल बचा है ना, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो बेंजीन जो बच गया है, मान लो 0.5 मतलब 0.4 मोल बच गया, 0.4 मोल बच गया, और टोटल मोल तो 1 ही है लिक्विड में, तो मोल फ्रैक्शन वही होगा जो मोल होगा। तो अभी क्या है, 1 मोल उड़ गया है और 1 मोल बचा है, तो जो मोल होगा वही मोल फ्रैक्शन होगा। तो देखो भाई, अरे 1 मोल उड़ गया, 1 मोल बच गया, जब 1 ही मोल है टोटल मोल, चाहे लिक्विड में कितना मोल है 1, वेपर में कितना मोल है 1, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अरे जिसका मोल है अपन टोटल मोल तो 1 है, तो जो मोल होगा वही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मोल एज्यूम करते हैं इसको लिक्विड में, इसको x लेते हैं, बेंजीन को x लेते हैं, तो टॉलिन कितना होगा 1 - 6। अरे टोटल लिक्विड में 1 ही मोल है, ये x होगा तो वो 1 - 6 होगा। अब देखो वेपर में आते हैं। अच्छा बेंजीन क्वेश्चन में कितना दिया, 1 मोल दिया है, अगर लिक्विड में x मोल बच रहा है तो वेपर में कितना होगा 1 - 6। अरे 1 मोल दिया था, मान लो सपोज करो 0.4 मोल यहाँ है, तो 0.4 मोल अगर लिक्विड में तो 0.6 मोल ऑटोमेटिक वेपर में भी तो होगा, और वही सेम लॉजिक आपका यहाँ पे भी, तो ये होगा x, तो ये होगा आपके पास। ठीक है, अब आप ये बन गया है, इसका यूज करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, बस यही बनाने दिक्कत है। कैसे आप बोलोगे सर कैसे, अब इसमें क्या दिक्कत है, पी टोटल क्या होगा, जो मोल है वही मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना, क्योंकि टोटल मोल 1 है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, उसका प्रेशर, टॉलिन का मोल फ्रैक्शन और उसका प्रेशर क्या होगा 70। तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 40 + 100 और -40 60x। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होता है आपके पास, होता क्या है, अरे y × पी टोटल और x × PA0। ठीक है, तो भाई इसी की बात कर लेते, तो y कितना है 1 - 6, अरे यही है ना 1 - 6। अब देखो x की वैल्यू निकालोगे, रख दोगे, सबका आंसर आ जाएगा। मतलब जो जो पूछा है, लिक्विड का कंपोजिशन पूछा है, वेपर का कंपोजिशन पूछा है, टोटल प्रेशर पूछा है, सबका आ जाएगा। ये वैल्यू 70 और 57 के बीच में है कि देखो आप समझो, जब उसको प्रेशर कम कर रहे थे 70 mm पे पहला वेपर बना था, 57 पे लास्ट बना था। अरे ये तो आधा है ना बीच में, तो उसके बीच में अब हाफ मत कर देना, उसके बीच में कहीं आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 57 और 70 के बीच में कोई वैल्यू आएगी ये। ठीक है, अब देखते क्या होगा। देखो y की वैल्यू 1 - 6, पी टोटल 40 + 60x, और x की जगह, अरे x ही रहेगा, और ये PA की जगह आपका होगा 100। ठीक है, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनना है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना, और यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। x की देखो 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक का पता ही होता है। मोल फ्रैक्शन है भाई, मोल फ्रैक्शन या फिर मोल समझ लो। अरे बेंजीन का मोल 1 ही है ना, तो एक वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, मैं रिपीट करता हूँ, एक वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, वही रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही उसको यहाँ रख देना, सबका आंसर आ जाएगा जो 0 से 1 के बीच में होगा। दूसरी वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे जब 1 मोल बेंजीन लिया तो 5 मोल थोड़ी ना उड़ के जाएगा, तो एक ही मतलब वैल्यू होगी जो 0 से 1 के बीच में होगी, और दूसरी वैल्यू या तो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव हो नहीं सकता मोल, या फिर 1 से बड़ा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना और आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेना, ये लास्ट वाला पार्ट भी इवन जेईई एडवांस में आ रखा है ये। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा ये।